नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का, जो आपको अच्छे से देखना है कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है डायरेक्ट आपके बुक से हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि हमने क्या किया था, इससे पहले चैप्टर की सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसको, पूरी बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने क्या किया था कि उसके हर एक चैप्टर को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर जो डायरेक्ट आपके बुक से, एनसीईआरटी का जो आपका बुक है उससे लिया गया है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को पढ़ के अच्छे से आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, क्योंकि देखो कि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम होगा ना, वो कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अभी से अगर प्रिपेयर रहोगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो, आप मन लगा के अभी से ही पढ़ाई करिए। चलिए, तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें। मतलब आपको डेट के हिसाब से क्या करना है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया कि वेव लिखा जाता है किसके बदले, तो के बदले। तो ये आपको माइंड नहीं करना है, मैंने आपको हर वीडियो में एक बार ज़रूर बता दिया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप देखो, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है विश्व व्यापार संगठन में चीन में प्रवेश, फिर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, फिर है यूरोपीय संघ की स्थापना और है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो आप देखो, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप सजाए ना ईयर के हिसाब से, तो क्या होगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम सबके ईयर को देखते हैं। आप देखो, ये जो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश है ना, ये 2001 में हुआ था, ठीक है। फिर जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, तो ये कब हुई थी, ये 1948 में हुई थी, ठीक है। फिर है यूरोपीय संघ की स्थापना। तो आपको पता होगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। और जो आसियान क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना हुई थी 1994 में, मतलब यूरोपीय संघ के ठीक 2 साल बाद। तो आपको ये तो मिल गया साल। तो अब क्या करोगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सजा लोगे। फर्स्ट में आ जाएगा हमारा ये वाला, सेकंड में आ जाएगा हमारा ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। देखिए, वे मतलब क्या होता है, रास्ता या फिर तरीका। तो यहाँ पे हम रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम तरीके की बात कर रहे हैं। या फिर दिया गया है कि आसियान शैली क्या है। तो देखिए, अगर हम शैली की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि उसका तौर तरीका, उसके काम करने का क्या ढंग है, तो वो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लो। पहला है कि आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है। सेकंड में आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगात्मक कामकाज की शैली है। फिर है आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। फिर है सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो देखिए, वे मतलब रास्ता, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। तो आप देखो, इन तीनों में अगर हम बात करें ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख जो हमारा है वो सही हो जाएगा। कि ये क्या है ना, कि उसके जो काम करने का तरीका है, क्या तरीका है, तो सहयोगात्मक पूर्ण काम करने का और अनौपचारिक काम करने का। इसे ही हम क्या कहते हैं कि आसियान शैली कहते हैं। फिर आप बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन देखिए, चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका। तो आपको पता होगा कि चीन ने क्या की थी, खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। कब, तो 1978 में। और इसके बाद ही चीन क्या है, इतनी तेजी से विकास कर रहा है। आप देखो, इससे पहले जो चीन की स्थिति थी ना, वो अब के जैसी नहीं थी, वो बहुत बुरी स्थिति में थी। लेकिन जब इसने खुले द्वार की नीति अपनाई तो चीन को बहुत फायदा हुआ। और अब क्या है, वो अंदाजा लगाया गया है कि अब वो क्या करेगा, कुछ सालों में
अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो ये आप समझ लो कि 1978 में जो खुले द्वार की नीति थी ये उसका ही देन है। फिर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो है ना वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि 1962 में भारत और चीन के बीच डैश और डैश को लेकर समवर्ती लड़ाई हुई थी। तो आप देखो ये जो हाईलाइट करके लिखा गया ना ये आपका आंसर है। पहला है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और दूसरा क्या है लद्दाख के कुछ क्षेत्र। देखो यही दोनों क्षेत्र को लेकर क्या है कि 1962 में भारत और जो चीन युद्ध हुआ था, इंडो चाइना युद्ध जिसे हम कहते हैं, तो ये इन्हीं क्षेत्रों को लेकर हुआ था। फिर आसियान क्षेत्रों के मंच में कामों में आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना शामिल है। देखिए आपको पता होगा कि जो आसियान है और आसियान क्षेत्रीय मंच है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आसियान की तो आपको उद्देश्य पता है कि उसकी स्थापना क्यों की गई थी, लेकिन अगर हम आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की बात करें ना तो इसका उद्देश्य यही था कि वो वहाँ पे आर्थिक विकास को तेज करे और वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है उसे भी लाभ पहुँचाए। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर थर्ड है कि चीन ने 1972 में डैश के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन पहले कैसी नीति अपनाता था, तो समाजवादी नीति अपनाता था। बाद में उसने क्या किया कि जो पूंजीवाद जो है पूंजीवाद विचारधारा उसे अपनाया चीन ने, और इसलिए उसने क्या किया कि अमेरिका से एक संबंध बनाए जिसे हम दो तरफा संबंध कहते हैं, मतलब दोनों तरफ से दोस्ती के हाथ बढ़ाए गए थे। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर है मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो आप ये देख लो योजना कौन है, यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन क्लियर होता है। पहला किस योजना से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, तो मार्शल योजना, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। फिर आप देखो ये पूछा जा सकता है कि ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है ये कब बना, तो 1948 में। फिर है कि किस योजना का देन है, तो मार्शल योजना का। तो आप देखो कि किस तरह हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन में आप देखो कितने तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं और एग्जाम में ठीक इसी तरह आते हैं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन आप ऐसे याद करते हो और वहाँ से ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, मतलब घुमा के पूछा जाता है। फिर देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान का एक स्तंभ है जो उसके सदस्यों के सुरक्षा के मामलों को देखता है। तो एक हमने आपको बताया था कि आसियान के 3 स्तंभ है। जब मैंने चैप्टर वाला वीडियो बनाया है ना तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर कराया है और हर एक क्वेश्चन के साथ अगर आप वो पहले देखे होंगे ना तो आपको सारा याद आ रहा होगा माइंड में कि कैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही सारा अच्छे से बता दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि आसियान सुरक्षा समुदाय जो है ये आसियान के स्तंभों में से एक है और इसका क्या काम था, तो वो जो इसके सदस्य देश है उसकी सुरक्षा के मामलों को देखता था। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ना ये सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। इससे पहले हम कैसे क्वेश्चन को देख रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, लेकिन यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो अब देखो क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के उद्देश्य क्या है, हम क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जानना होगा कि क्षेत्रीय संगठन हम किसे कहते हैं। क्षेत्रीय मतलब क्या होता है, क्षेत्र इलाका, और संगठन मतलब क्या होता है, तो ऐसे संस्था जहाँ पे क्या हो कि लोग आपस में मिलजुल कर कोई निर्णय लें, कोई बात विवाद कर पाए। तो आप देखो ये जो इसका उद्देश्य है वो क्या है। तो देखो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर दोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप अगर ऐसे लिखोगे कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं तब आप टू द पॉइंट चलोगे, तो ऐसे में आपको क्या होगा ना कि एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं आपके कॉपी देख के और आपका एक भी नंबर क्या होगा, कटा नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब आपका नहीं कटेगा नंबर तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, तो ऐसे में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो ये क्या होता है ना कि आपको कॉपी लिखने का ढंग होता है। वैसे जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं इसके अलग से आपको वीडियो बना दूंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है।
तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो क्या क्या उद्देश्य थे। पहला कि क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन गुणात्मक लाना, मतलब जो भी उस क्षेत्र के अंदर आते हैं उन लोगों का कल्याण करना और उनके जीवन को उनकी जो जीवन है उसको गुणात्मकता लाना, मतलब उसको बढ़ाना, उनका विकास करना। फिर इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास लाना। इनका ये भी काम है कि वो अपने क्षेत्र में क्या करें, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी लाएं। फिर सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट बनाना। ये नहीं कि हम डिपेंडेंट बना दें, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है कि हमारा जो क्षेत्र आता है वो किसी पर निर्भर ना रहे और अपना विकास वो स्वयं करे। फिर है कि अन्य देशों के साथ सहयोग करना, और हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी अन्य देश हैं उनका हम कैसे सहयोग करके उनकी भी मदद करेंगे और एक साथ सबका विकास करेंगे। फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो वो वही बात है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्षेत्र आते हैं उसमें हम हर तरह का सहयोग एक दूसरे को देंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, तकनीकी या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में ही हो। तो हम क्या करेंगे कि सहयोगात्मक नीति को अपनाएंगे। फिर एक दूसरे की समस्याओं के लिए अपनी विश्वास, समझ बूझ व सहृदयता विकसित करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और क्या करेंगे कि जानबूझकर, मतलब समझ बूझकर क्या करेंगे और जो सहृदयता होता है उसे अपनाएंगे, मतलब क्या कि दोस्ती आपस में कायम रखेंगे। यही बात यहाँ पे कह रहा है। फिर अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, और हम क्या करेंगे, इस तरह के जितने भी क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो यूरोपीय संघ है या फिर जो आसियान है, जो हम इस सारे चैप्टर में बस यही 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और तीसरा टॉपिक रहेगा चीन की अर्थव्यवस्था। तो यही 3 टॉपिक में आपका ये सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सब जो भी संगठन है ना, ये एक क्षेत्रीय संगठन ही है। तो ये आपका क्लियर हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हम बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। देखिए, जो भौगोलिक निकटता होती है, मतलब क्या है भौगोलिक निकटता, मतलब हमारा जो क्षेत्र का सीमा है, ठीक है, अगर वो आपस में नज़दीक रहे तो इससे क्षेत्रीय संगठनों को क्या असर पड़ता है, ये हमें बताना है। तो आप देखो, इसका आंसर दिया गया है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों में गठन का सकारात्मक असर पड़ता है। मतलब आप देखो, पहले तो क्या हो, आप एक टीम के मेंबर हो, ठीक है। जैसे आप सोचो कि आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ पे आपके जो भी साथ में आपके जो काम करने सहकर्मी हैं वो सब साथ में करते हैं काम, और आपका जो घर है वो भी आपके पास में होगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशन अच्छा होगा। तो वही बात है कि ये जो संगठन के देश होंगे वो एक दूसरे में शामिल भी रहेंगे और इनके साथ ही इनका जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति, वो भी आस पास ही होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि इनको क्या होगा कि आपस में इनके बीच क्या रहेगा कि प्यार रहेगा, मित्रता रहेगी। तो ये यहाँ पे आप समझ गए। फिर देखिए, भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों के कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज और भाषाएं समान होती है, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण में मदद मिलती है। और जो आप देखो कि क्या होगा कि हम अगर इस क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ के जो सारे लोग होंगे उनकी भाषा भी एक होगी, उनका जो धर्म होगा वो भी क्या होगा, एक होगा, फिर उनके जो रीति रिवाज, भाषाएं सारे एक होंगे। तो हमें क्या होता है कि इन सब से सुविधा मिलती है अगर हम अलग अलग क्षेत्र को शामिल कर लेंगे अपने में, ठीक है। अब ये दोनों आपस में शामिल करेंगे तो आप देखो इन दोनों के बीच कितनी भिन्नताएं आ जाएंगी। पहले तो इतनी लंबी दूरी आ जाएगी, फिर क्या होगा, यहाँ की जो भाषा है, जो रहन सहन है, जो वहाँ की संस्कृति है वो क्या है, सब अलग हो जाएगी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन को निर्माण में मदद मिलता है। और अगर हम साथ में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो क्षेत्र के निर्माण है, जो संगठन के निर्माण है, उसमें हमें मदद मिलती है। फिर क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं
संगठन की भावना पैदा होती है। और इससे क्या होता है ना कि जो भी हमारे देश हैं उन्हें आपस में सहयोग वाली फीलिंग आएगी, भावना आएगी और संगठन वाली भावना आएगी। तो अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लो हम पास में रहते हैं किसी देश के, अगर नेपाल है, वहाँ पे कुछ भी आ जाता है, भूकंप आ गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगा, तो भारत क्या करेगा, उसका तुरंत मदद कर देगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि सहयोग वाली नीति अपनाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारा वो पड़ोसी है तो हमारे लिए उसके मन में या फिर उसके लिए हमारे मन में कुछ ना कुछ फीलिंग रहेगी ही। तो यही बात है, इससे क्या होता है, हेल्प मिलता है। फिर क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों की शत्रुता और जो युद्ध की भावना होती है वो न होकर क्या रहेगा कि बंधुत्व रहेगा और शांति की भावना पैदा होगी। तो ये आपका क्लियर होगा। जैसे आप देखो कि आप अगर किसी शहर में रहते हो तो आपका क्या होगा कि सभी शहर वासियों से उतना अच्छा रिलेशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बीच क्या होगी, बहुत लंबी दूरियां हैं। लेकिन आपका जो पड़ोसी होता है उससे आपके रिलेशन क्या होते हैं कि जो बाकी शहर के लोग हैं उनकी तुलना में बहुत अच्छा होता है, वो आपके नज़दीक भी रहता है। आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से क्या होते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आप लोग की सोच मिलने लगती है, एक दूसरे के लिए भावना होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि शांति आती है और प्रेम आता है, जिससे क्या होगा कि विकास होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या होगी। तो देखिए ये जो आसियान विजन 2020 है ना, आप देखो जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारी योजना आती रहती है, सभी देश क्या करती है, अपनी अपनी योजना लाती है। तो उसी तरह जो आसियान संगठन है ना, उसने भी अपनी एक योजना लाई जिसका नाम रखा गया आसियान विजन 2020। तो आप देखो इसके जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। किस प्रकार है कि आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। मतलब क्या है कि ये जो संगठन है ना, उसमें क्या है कि जो भी इसके सदस्य देश है उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और क्या है कि हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, हनोई एक योजना है किसकी, तो ये भी आसियान देशों की ही है। इसमें एक कुछ नीति रखी गई है। पहला है एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या कि हमारे बीच एक तरह की भावना आए, देश प्रेम आए, ये। फिर है व्यापारिक उदारीकरण, मतलब हम क्या करें कि अपना व्यापारिक जो उदारीकरण होता है यानी जो मुफ्त व्यापार होता है ये सब हम अपनाएंगे। या वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा ना कि हमारे बीच जो रिलेशन है वो और अच्छा होगा और बेहतर होगा। फिर है आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। देखो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे आपको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे देखो कि बहुत सारी योजना सरकार की आती रहती है, भारत सरकार की भी बहुत सारी योजना होती है। तो यहाँ जैसे हम पंचवर्षीय योजना लाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि 5 वर्षों के लिए कोई एक क्षेत्र को चुनते हैं और 5 वर्षों के लिए उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर उस क्षेत्र में क्या करते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो उसी तरह एक जो हमारा योजना है वो किसने लाया, तो आसियान ने लाया, जो आसियान में शामिल देश है उन्होंने लाया। तो इसमें क्या कहा गया ना कि वहाँ की जो नीति है, हमने आपको बताया कि आसियान शैली क्या है कि लोग आपस में रहेंगे, सहयोगात्मक तरीके से, आपस में युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, और किसी पे भी परेशानी आए तो उसे क्या करेंगे, अपने ऊपर परेशानी समझकर सब उसका हेल्प करेंगे। तो ये सब जो नीति है, एकीकरण की नीति है, व्यापारिक जो भी हमारे बीच क्या है, मुफ्त व्यापार जो होगा, ऐसे समझौते, तो ये सब इसमें ये सब बात करी गई थी। तो यही है आपका आसियान विजन 2020। और मैंने चैप्टर वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से ये डिफाइन किया है, तो आपको ये सारा याद आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आसियान के जो 3 स्तंभ है। यहाँ पे देखो आप लास्ट जो हमारा थर्ड है, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है उसमें इन्हीं 3 स्तंभों के बारे में बात की गई है। तो हम अब क्या करते हैं, इसे अच्छे से समझ ही लेते हैं कि क्या है आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ और इनके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय। और आप देखो इसे आप नाम से भी याद कर सकते हो। सुरक्षा का क्या काम होगा,
तो वो क्या करेगा कि आसियान देशों की सुरक्षा करेगा। और सुरक्षा वो कैसे करेगा कि आपस में जो टकराव होंगे, जो युद्ध की संभावना होगी, उसे कम कर देगा। अगर युद्ध ही नहीं होगा तो सुरक्षा तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ये किसका काम है? तो आसियान सुरक्षा समुदाय का काम है। फिर है आसियान क्षेत्रीय समुदाय, आर्थिक समुदाय। ठीक है, आर्थिक का मतलब होता है हमारा पैसे से संबंधित, व्यापार से संबंधित। तो इसमें ये बात की गई कि आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों को साझा व्यापार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मतलब ये क्या करता है, हमारा आर्थिक तरीके से विकास करेगा, चाहे वो हमारे व्यापार से संबंधित हो या फिर क्या हो, हमारे क्षेत्र के सामाजिक या सांस्कृतिक से संबंधित हो। तो आपका ये क्लियर हो गया। फिर आसियान सामाजिक समुदाय। ठीक है, ये अगर क्या है, सामाजिक है ना। हाँ, तो सामाजिक में क्या होगा, हम समाज की बात करेंगे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समुदाय की बात करेंगे, तो इसे हम सांस्कृतिक समुदाय भी कहते हैं। ठीक है, आसियान जो सामाजिक है इसे हम सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। इसका क्या काम है कि ये आसियान देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगा। तो आप देखो, नाम से कितने अच्छे से क्लियर हो गया हमारा, हमें बस नाम याद रखना है और बाकी तो हम खुद लिख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर देखिए, हम जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आज की चीन अर्थव्यवस्था, यानी जो चीनी अर्थव्यवस्था है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को किस तरह अलग है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो आप देखो, आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है ना, ये पूरी तरह से अलग है। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है इससे ये पूरी तरह अलग है। कैसे? आप देखो कि चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश के उच्च स्तर को प्राप्त करना है। इसका मेन नीति क्या है कि वो विदेशी पूंजी को लाए। क्योंकि आपको पता था कि चीन में क्या हुआ था, एक बार जब वहाँ की स्थिति खराब थी तो यहाँ क्या हो गया था कि विदेशी मुद्रा की कमी आ गई थी। और क्या हुआ था ना कि विदेशी मुद्रा की कमी आ गई थी, तो अब बाहर से तो ये सामान मंगा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि वो हर चीज़ों का अपने देश में ही क्या करें, निर्माण करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए इनका सबसे पहले उद्देश्य क्या है कि वो अपनी जो विदेश पूंजी है और प्रौद्योगिकी है इसके निवेश को उच्चतर प्राप्त करना, यानी उसे बढ़ाना है। फिर चीन के वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। हमने आपको बताया कि पहले चीन क्या करता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता था, फिर उसने धीरे धीरे, ठीक है, क्या किया कि पूंजीवाद की तरफ अपना रुख कर लिया। लेकिन आपको मैंने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि शॉक थेरेपी के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि समाजवाद से पूंजीवाद बिल्कुल अचानक से अपनाया जाता है, सभी चीज़ों का अचानक से निजीकरण कर दिया जाता है। तो ये सबसे क्या हुआ ना कि जिन्होंने भी ये अपनाया शॉक थेरेपी, उन्हें बहुत नुकसान पहुंच गया था। लेकिन आप देखो, चीन ने भी क्या किया, पूंजीवाद ही अपनाया, लेकिन इसने कुछ सालों का गैप लिया था और स्टेप बाय स्टेप करके अपनाया, जिससे क्या हुआ, चीन को फायदा हुआ। आप देखो, चरमबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारमुख बनाया। मतलब क्या किया उन्होंने, शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, बल्कि क्या किया कि धीरे धीरे चरणबद्ध मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करके अर्थव्यवस्था को क्या किया कि पूंजीवाद का रूप देना चाहा। चीन ने 1982 में कृषि और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। कब किया? आप देखो कि कृषि का कब हुआ, तो 1982 में हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और 1998 में क्या हुआ, तो उद्योग का निजीकरण हुआ। फिर क्या है कि आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। और आर्थिक विकास के लिए चीन ने क्या किया कि विशेष तौर पर जो आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। फिर क्या है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीन अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक खुलापन लिए हुए है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि 1950, अब देखो बहुत पहले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज से 70 साल पहले की बात है। तो फिर भी आप देखो, चीन की जो स्थिति थी ना वो बहुत दयनीय थी, बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा कमी आ गई थी। आप सोचो कि उनका जो अर्थव्यवस्था था ना वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनके पास ये भी पैसे नहीं थे कि वो बाहर देशों से कोई भी चीज़ों का निर्यात कर पाए। फिर भी आज चीन क्या है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि 2040 में
चीन क्या करेगा कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये सब आप देखो कि उसने किस तरह से नीति अपनाई और धीरे धीरे अपना विकास इतनी तेज गति से कर ली। आप देखो हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर, उसमें क्या है कि किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई। ठीक है, जो यूरोप के देश थे उन्होंने युद्ध के बाद किस तरह अपनी परेशानियों को सुलझाया, और संक्षेप में हमें ये भी बताना है कि उनने कौन कौन से कदम अपनाए, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, ये सब हमें बताना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। आप देखो यूरोपीय देश में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग और परस्पर विश्वासों ने आधार पर अपनी परेशानियां दूर करने के लिए यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। देखिए बहुत लंबा लाइन लिखा गया है। आप देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपको फिर से बता दूं, 1939 से 1945 के बीच, इतने सालों तक जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है ये चलते रहा। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि जो लोग के बीच आपसी बातचीत थे, जो संबंध थे, वो खराब होते चले गए। और आपको पता होगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। तो ऐसे में आप देखो कि युद्ध भले ही किन्हीं के भी बीच में हो, लेकिन क्षेत्र तो किसका जा रहा है, यूरोप का जा रहा है। तो इस कारण क्या हुआ था कि यूरोप को बहुत नुकसान पहुंच गया था। तो फिर क्या हुआ, एक योजना चलाई गई। कौन सी योजना, तो मार्शल योजना। और आपको पता होगा कि ये अमेरिका ने चलाई थी मार्शल योजना। ठीक है, और इसमें क्या किया था ना, उसने जो भी यूरोप में जो शामिल देश थे, ठीक है, उसकी जबरदस्त मदद की थी। कैसे, तो पैसे से। ठीक है, अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे हम मार्शल योजना कहते हैं। और कब, तो 1948 में की गई थी। तो आप देखो क्या हुआ ना कि इसके अधीन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो क्या किया अमेरिका ने, उसका बहुत सहयोग किया। किससे, तो आर्थिक क्षेत्र में। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय संघ ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। अब इनको आर्थिक सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि यूरोपीय परिषद की भी स्थापना कर दी। किस लिए, तो वो राजनीतिक सहयोग के लिए। आप देखो अगर राजनीतिक सहयोग हमारा अच्छा रहेगा और आर्थिक जो हमारा स्थिति है वो अच्छा रहेगा, तो कोई भी क्षेत्र क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो विकास कर ही लेगा। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका ऑटोमेटिक तरीके से विकास हो गया। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC की स्थापना की थी। कब, तो 1957 में। तो ये सब आप देख लो, EEC का मतलब होता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। तो ये आपका क्लियर हो गया कि उन्होंने कौन कौन से जो कदम है वो उठाए और इस परेशानी को कैसे सुलझाया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ की क्या चीज़ों पर प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो आप देखो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं कि यूरोपीय संघ को निम्नलिखित, ठीक है ये गलत है, निम्नलिखित चीजों का एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। मतलब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की आपको विशेषता लिखनी है कि क्या ऐसा उसमें विशेषता है कि वो इतना शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बन गया है। तो आप देखो ये जो यूरोपीय संघ है ना, वो क्या है कि एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि धीरे धीरे ये क्या है कि क्षेत्रीय संगठन से बदलकर अब राजनैतिक हो गया है। फिर आप देखो कि ये जो संगठन है ना, आपने नहीं सुना होगा कि किसी संगठन का क्या है, अपना स्थापना दिवस है, अपना गान है, अपना झंडा और यहाँ तक कि उसके पास अपना मुद्रा भी है। और आपको पता होगा कि इसके मुद्रा का क्या नाम है, तो यूरो है इसकी मुद्रा का नाम। ठीक है, यूरो। और ये जो यूरो है ना, वो अमेरिकी मुद्रा डॉलर को बिल्कुल टक्कर देता है। तो आप देखो कि किस तरह जो यूरोपीय संघ है वो कितना शक्तिशाली है। फिर आप देखो कि क्या है थर्ड पॉइंट
कि यूरोपीय संघ ने विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति और सैनिक महत्व अधिक है। यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, अब देखो ये जो है ना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो यूरोपीय संघ के पास है। 2005 में, ठीक है, 2005 में क्या थी ना कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, यानी इसने अमेरिका को भी पछाड़ दिया था। तो फिर आप देखो, जो अगर हम इसकी बात करें जीडीपी की, तो इसका जो जीडीपी है ना वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। तो आप देखो कि ये कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर आप देखो इसकी जो मुद्रा है वो अमेरिका के लिए खतरा है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सब आप देखो कि इसलिए ये क्या है, इतना महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैंने आपको बता दिया। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सभी तत्व यूरोपीय संघ को प्रभावित क्षेत्र के लिए एक प्रभावशाली संगठन बनाने में मदद करते हैं। और ये सब जो सारा क्षेत्र है, आप देखो इसमें जो देश आते हैं ना यूरोपीय संघ में, उसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल है। और आपको पता होगा कि जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 सदस्यों को क्या की गई है कि उसको अस्थायी सदस्यता दी गई है। तो ऐसे में ना यूरोपीय संघ के 2 देश शामिल है, पहला है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। तो आप देखो कि किस तरह यूरोपीय संघ बहुत ही प्रभावशाली है। अगर हम परमाणु हथियार के क्षेत्र में भी देखें ना, तो आपको पता होगा कि इसके पास लगभग 550 के करीब परमाणु हथियार है, जो कि भारत से बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्या है, 100 समथिंग हमारे पास परमाणु हथियार है। लेकिन आप देखो ये एक संघ है जिसके पास 550 के करीब क्या है, परमाणु हथियार है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर आप देखो चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या है ना कि चीन और भारत जो देश है, ये क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। और हमारे में ना ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है कि हम क्या करें कि विश्व को एक ध्रुवीय विश्व बना सकते हैं, अगर हम साथ हो जाए तो। लेकिन आपको पता होगा कि अगर भारत और चीन एक साथ हो जाए तो ये भले ही अमेरिका को मात दे सकते हैं, लेकिन ये एक साथ हो ही नहीं पाते हैं। हमारे बीच बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। आप देखो इस कथन में सहमत हैं तो अपने तर्कों को पुष्टि करें। तो हम आंसर देखते हैं कि भारत और चीन विश्व की उभरती हुई 2 आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे हैं, अपना तेजी से विकास कर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो भी विश्व के जो बढ़े चढ़े देश हैं उनको क्या कर सकते हैं कि मात दे सकते हैं। फिर आप देखो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दोनों देश के प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और हमारे पास क्या है कि ये कैपेसिटी है कि हम क्या करें, उसे प्रभावित कर पाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि चीन और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। और ये बात हमेशा कही गई कि अगर चीन और भारत एक साथ हो जाए ना, तो हम अमेरिका को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सुरक्षा परिषद है ना, उसमें 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको क्या है, अस्थायी सदस्यता मिली गई है। तो आपको मैंने पहला बताया फ्रांस, फिर ब्रिटेन, रूस, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना और आपका एक क्या है वो आपको कमेंट करना है। तो ये आपका टोटल 5 हमारे यूएनओ के सदस्य हैं। और इसमें क्या है ना कि आप देखो चीन के पास वीटो पावर भी है। फिर क्या है कि परमाणु शक्ति भी इसके पास क्या है, अच्छी खासी है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके पास चीन तेजी और क्या कर रहा है कि भारत पर आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। और जो कुछ हमारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ है ना, वो क्या कर रहे हैं, इसलिए जहाँ तक भारत का सवाल है, कुछ समीक्षक क्या कर रहे हैं कि भारत को भी क्या कह रहे हैं कि महाशक्ति के रूप में वो देख रहे हैं कि क्या होगा कि जिस तरीके से हम अपना विकास कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम क्या करेंगे कि विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो जाएंगे।
भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। आप देखो, भारत जो हमारा देश है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, सबसे बड़ा युवा देश की अगर हम बात करें तो वो भी भारत है। सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है, यहाँ की जाती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो हम भी उसमें भी सेकंड नंबर पे आते हैं। क्षेत्रफल भी हमारा अच्छा खासा है और हमारी संस्कृति जो है वो भी बहुत अच्छी खासी है। तो ये सब देखते हुए ये कहा गया कि भारत क्या करेगा, जल्द ही महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा। फिर है भारत की संचार तकनीकी विज्ञान सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। और हमारा जो ये सब क्षेत्र है, या तो वो संचार का हो, विज्ञान का हो, तकनीक का हो, इन सब में क्या है ना कि हमारी स्थिति, हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी है। ठीक है, भारत के पास शक्तिशाली सेना है, हमारे पास सेना भी अच्छी है। भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है और हम क्या है कि परमाणु क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो हम ठीक ठाक है, अच्छे हैं। और हम एक जिम्मेदार देश है। मतलब आपको पता होगा कि अमेरिका ने किस तरह लापरवाही दिखाते हुए जापान पर क्या किया था, परमाणु हमला किया था। लेकिन हम इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है कि एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए क्या किया है कि भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि अमेरिका और भारत के बीच क्या है कि एक असैनिक परमाणु समझौता किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा कि चीन और भारत एक पक्षीय विश्व का चुनौती दे सकते हैं। तो ये आपका ये भी हमसे क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कि मुल्कों की शांति और समृद्धि, ठीक है, यहाँ पर समृद्धि दिया गया है, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पे टिकी है, इस कथन की पुष्टि करें। तो ये हमें बताना है। ठीक है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, फिर आपका वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप देखो, लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए विश्व के शांति और व्यवस्था होने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है, अगर सर्वांगीण विकास करना है, मतलब सबका एक साथ विकास करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करना होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक देश को आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। यहाँ पे विकास देख लो आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना कि अपना शांति भी बनाए रखना है और साथ ही क्या करना है कि प्रत्येक देश को आर्थिक विकास करना भी आवश्यक है, क्योंकि शांति से उतना कुछ नहीं हुआ जब तक हम विकास नहीं करेंगे। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। और अगर हम एक संगठन बना लें जो क्या करे, हमारा विकास भी करे और साथ ही क्या करे कि हमारे लिए, ठीक है, शांति स्थापना करे, तो ऐसे में क्या होगा ना, पूरे विश्व का एक साथ विकास हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आवश्यक है। क्योंकि आप देखो कि विश्व में क्या है, बहुत सारे देश हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और बहुत ज़्यादा क्या है, विभिन्नता है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई ऐसा संगठन आए जो क्या करे, सभी विभिन्नताओं का सम्मान करे। जैसे अब भारत में देखो, बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर भी क्या कर रहे हैं कि हम सब में एकता है। ठीक है, हम एक साथ रह रहे हैं भारत में। तो इसी तरह हमें क्या करना होगा कि विश्व में भी बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, लेकिन जिस तरह भारत ने सबके बीच सामंजस्य बैठाया, उसी तरह विश्व में भी हमें एक साथ शांति स्थापित करके और अपना और सबका विकास करना चाहिए। अतः अधिकांश महाद्वीपों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं। ठीक है, और क्या है कि बहुत सारे महादेश में संगठन बनाए भी गए हैं। जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ है, एशिया में क्या है, आसियान और सार्क है। फिर ये जो संगठन है ना, यहाँ पे ये की जगह ए लिखा गया है। ये संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या करते हैं कि इनको युद्ध से दूर रखते हैं, ताकि क्या हो कि क्षेत्र में शांति बने रहे। और जो भी ये जो आर्थिक संस्थाएं होती है ना, इनका ये काम होता है कि वो अपना विकास भी करे, साथ ही
शांति भी बनाए रखे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उस वक्त से एक ही बात कही गई कि अगर आपको विकास करना है तो शांति अपनानी होगी, आपस में मेल मिलाप रखना होगा, सहयोगात्मक नीति अपनानी होगी, तभी क्या करेगा कोई भी क्षेत्र अपना विकास कर पाएगा। चाहे वो अगर हम पूरे विश्व स्तर पे बात करें, राष्ट्र स्तर पे बात करें या फिर राज्य स्तर पे बात करें, तो हमें ये सब चीज़ को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखो कि भारत और चीन, ठीक है, के बीच विवादों के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए एक कैसे निपटाया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे है, इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है, ये हमें बताना है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है। तो आप देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, दोनों देशों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं। जो चीन है वो क्या है, हमारा यानी भारत का पड़ोसी देश है। और हमारे बीच ना आपको पता होगा पहले क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, मतलब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या हुआ फिर अचानक कि हमारे बीच दूरियां आ गई। और अब आप देखो कि अगर हम सबसे बड़े दुश्मन की बात करें ना तो उसमें पाकिस्तान और चाइना ही आपको दिखेंगे, जबकि दोनों, भारत तो क्या है, पाकिस्तान का जो है वो क्या है, भारत का टुकड़ा है पाकिस्तान, फिर भी हमसे वो इतनी ज़्यादा दुश्मनी लिया हुआ है। और जो चाइना है वो भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर भी आप देखो कि दोनों से किस तरह हमारे संबंध क्या है, अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। आप देखो हमारे बीच सीमा विवाद है। सीमा विवाद कहाँ कहाँ है, तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर है और फिर लद्दाख के कुछ क्षेत्र को लेकर है। तो हम आते हैं कि सीमा विवाद, भारत चीन के बीच सबसे तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीमा विवाद। 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, जिसे हम इंडो चाइना युद्ध कहते हैं। उस समय चीन में बहुत से भारतीय अधिकार कर लिए, ठीक है, भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में कौन जीता था, तो चाइना जीता था। और उसने क्या किया ना कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया, जिसे आज भी चीन अपना क्षेत्र बताते हैं। और चीन क्या कहते हैं कि वो उसका ही क्षेत्र है। तो ये पहला हमारे बीच क्या है, मुद्दा है, विवाद है। फिर अगर नेक्स्ट मुद्दे की बात करें तो वो है मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन लाइन जो है ना वो क्या है, भारत और चीन के बीच बंटवारा है। ठीक है, जैसे रेड क्लिफ लाइन आपको पता होगा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, जो बॉर्डर है वो है, और उसी तरह भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। ये क्या करती है, भारत और जो चीन के सीमा है उन्हें अलग अलग करता है, निश्चित करता है। 1914 में क्या हुआ था, भारत और चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। और ये जो क्षेत्र है ना, ये कब इसे क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था, तो 1914 में भारत, चीन और तिब्बत तीनों ने मिलकर क्या किया था, इस सम्मेलन को निश्चित किया था। और 1956 तक चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार करके स्पष्ट इनकार कर दिया था। और 56 तक आप देखो कितना लंबा टाइम है, 1914 में ही ये फैसला लिया गया था, लेकिन 56 तक चाइना ने इसे मानने से बिल्कुल डायरेक्ट क्या किया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, इनकार। किंतु 1956 के बाद चीन इस सीमा रेखा से संबंधित अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया। कब इसने क्या किया कि आपत्ति दिखानी स्टार्ट कर दी, तो वो है 1956। फिर आप देखो चीन का पाकिस्तान के हथियारों को आपूर्ति करना। चीन क्या करता है ना कि पाकिस्तान को हथियार के क्षेत्र में उसको हेल्प करता है, सहयोग देता है। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की है। वो क्या करता है, हमेशा उसको वहाँ पे निर्यात करता है हथियारों का, जिनका प्रयोग पाकिस्तान किसके विरुद्ध करता है, तो भारत के विरुद्ध कर देता है। इसके लिए क्या है कि हमारे बीच विवाद है।
फिर आप देखो लास्ट जो है, भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। देखिए दलाई लामा जो थे ना, वो तिब्बत के धर्म गुरुओं को कहा जाता है, ठीक है। एक पोस्ट होता है, वहाँ के जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें हम दलाई लामा कहते हैं। कहाँ के? तो तिब्बत के। आप देखो जो 1962 में हमारे बीच युद्ध हुआ था ना, इसको आपको यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या है कि चीन ना सदैव इस बात की आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। क्या हुआ था कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे में वहाँ के जो दलाई लामा थे ना, उन्होंने भारत से शरण मांगी। और हम क्या करते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, तो हमने दलाई लामा को शरण दे दी। कहाँ पे दी थी? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, ठीक है, वो धर्मशाला जगह का नाम है, धर्मशाला की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो उस जगह पे क्या किया गया कि उन्हें हमने ये दे दिया, शरण दे दिया। अब इस बात को चीन को ये लगाना कि हम क्या कर रहे हैं, उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं और उसके दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। लेकिन हमारा तो ये कोई उद्देश्य नहीं था, हमसे तो उसने मदद मांगी और हमने मदद कर दी। तो यही क्या है, ये बात को लेकर हमारे बीच जो युद्ध हुआ था ना, इसका मेन कारण यही है। भारत और चीन के सहयोग के लिए सर्वप्रथम सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। और अगर हमारे रिश्ते सुलझाने हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि सीमा विवाद को ख़त्म करना होगा। दोनों देशों के किस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों देशों को मंजूर हो, और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, मतलब अगर वो क्षेत्र अगर आप देखो पूरी तरह चाइना को दे दोगे तो भारत विरोध करेंगे, पूरी तरह भारत को दे दोगे तो चाइना वाले विरोध कर देंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा ना कि कुछ बीच का हमें फैसला करना होगा, कुछ बीच का रास्ता ढूंढना होगा। चीन का मैकमोहन रेखा के विषय में भारत के सहयोग करना चाहिए। चीन को क्या लगता है कि जो उसके मैकमोहन रेखा का जो मुद्दा है ना, उसमें भारत को उसका सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों को तनाव पैदा करती है, और ये क्या कर रहा है, सप्लाई जो करता है हथियारों का, ये उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना भी उसे वो अच्छी तरह समझ रहा है कि पाकिस्तान इसका यूज़ कहाँ पे करेगा, भारत के खिलाफ करेगा। फिर भी जानबूझकर वो क्या करता है कि उसको सप्लाई करता है हथियार। तो उसे क्या करना होगा, ये चीज़ को रोकना होगा, ठीक है। और अतः चीन को पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति के करने समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर है कि दलाई लामा, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है दलाई लामा, ये आपका करेक्ट है। तो दलाई लामा के विषय में पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा सर्वमान्य उपाय निकाल लेने चाहिए, और इन सभी उपायों द्वारा ही क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रों का विकास हो सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ते रहना, और शेयर आप जरूर कर दिया करो। शेयर क्या होता है, बहुत कम आता है आपका, तो शेयर आप करते जाना। और इसी तरह घर पे रह के आप अपना क्या करो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है लॉकडाउन में आपको अपने पढ़ाई को देने के लिए। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। ख्याल रखिए। बाय बाय।